प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वैदिक संस्कृति के विभिन्न तत्वों की, विभिन्न पहलुओं की। सबसे पहले हम बात करते हैं नगर और गृह। ऋग्वैदिक कालीन जो सभ्यता और संस्कृति आप जानते हैं, ग्रामीण सभ्यता और संस्कृति थी, इसलिए ग्राम सभ्यता की प्रधानता के कारण बड़े नगरों का विकास नहीं हो पाया, परंतु उत्तरोत्तर काल में बड़े बड़े ग्राम नगरों के रूप में विकसित होने लग गए थे। तैत्तिरीय ब्राह्मण में नगर में निवास करने वालों को नगरीन कहा गया है। राज्यों की राजधानियों में बड़े बड़े विशाल भवन और महल बनने लगे थे। कौशाम्बी और हस्तिनापुर की खुदाइयों में इस युग के नगरों के अवशेष मिलते हैं। गांव के घर कच्ची और पक्की ईंटों, मिट्टी, बांस तथा अन्य प्रकार की लकड़ी की सहायता से बनाए जाते थे। हरम में बड़े मकान होते थे जिनमें परिवार के लोगों के रहने के लिए तो कमरे बने होते थे, साथ ही उसमें पशुओं के लिए गौशाला तथा गृहपत्य अग्नि जो निरंतर जलती रहती थी के लिए भी स्थान निर्धारित होते थे। गृह निर्माण कला की निश्चित जानकारी का अभाव है। संभवतः 4 स्तंभों का निर्माण होता था, उन पर धरन डालकर बांस एवं फूस की सहायता से छत बना ली जाती थी। दीवारें नरकुल एवं घास के योग से बनती थी। अथर्ववेद में पलिनासदन का उल्लेख है जो स्त्रियों के लिए निर्मित अंतःपुर प्रतीत होता है। गृह के साथ सज्जा संबंधी उपकरणों में चारपाई, कुर्सी, बिस्तरा, चादर, तकिया आदि का उल्लेख मिलता है। एक महत्वपूर्ण जो सांस्कृतिक जो पार्ट है, दूसरा हम बात करते हैं वैदिक संस्कृति के संदर्भ में शिक्षा। वैदिक युग में शिक्षा का बड़ा महत्व था। यद्यपि ऋग्वेद में उपनयन संस्कार, जिसके बाद ही कोई भी बालक अध्ययन प्राप्त करने का अधिकारी बनता था, संस्कार का स्पष्ट उल्लेख तो नहीं है, परंतु उत्तरवैदिक काल में इस संस्कार के महत्व को देखते हुए कहा जा सकता है कि ऋग्वैदिक काल में भी इस संस्कार के बीजांकुर यानी इसकी शुरुआत हो चुकी होगी। अनुमान है कि ऋग्वैदिक काल में शिक्षा मौखिक ही रही होगी, क्योंकि लेखन कला के बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, परंतु उत्तरवैदिक काल में लेखन कला का विकास हो चुका था। शिक्षा का आधार सादा जीवन और उच्च विचार था। प्रत्येक ऋषि कुल एक वैदिक विद्यालय का ही स्वरूप था, जहाँ ऋषि मुनि लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करते थे। शिक्षा प्राप्ति के लिए छात्र छात्राओं को गुरुकुल में जाना पड़ता था और उन्हें गुरु के आश्रम में ही रहना पड़ता था। उसे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्या अध्ययन करना पड़ता था। ऐसे विद्यार्थियों को अंतेवासी कहा जाता था। प्रत्येक गुरुकुल का एक आचार्य होता था जो प्राय उस गुरुकुल का संस्थापक भी हुआ करता था। उसके साथ ही अन्य बहुत से विद्वान शिक्षा देने का काम करते थे, जिन्हें प्रवक्ता, श्रोत्रिय, अध्यापक आदि विभिन्न नामों से पुकारा जाता था। इस समय तक राजकीय शिक्षण संस्थाओं का उदय नहीं हो पाया था, फिर भी बहुत से शासक एवं संपन्न लोग शिक्षण संस्थाओं को जी भरकर अनुदान दिया करते थे। शिक्षा समाप्ति के पश्चात जो बालक था, विद्यार्थी था, वो गुरु दक्षिणा उसको देनी पड़ती थी। छांदोग्य उपनिषद में इस युग के पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों की जानकारी मिलती है, जो इस प्रकार थे: चारों वेद, इतिहास, पुराण, व्याकरण, राशि, देव, निधि, वाक्य, एकायन, वेद विद्या, ब्रह्म विद्या, भूत विद्या, देवजन विद्या। संक्षेप में आध्यात्मिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान और साहित्य पर अधिक जोर दिया जाता था। वैदिक साहित्य और शिक्षा के संदर्भ में गायत्री मंत्र गायत्री मंत्र जो था वो उस युग के ज्ञान का उच्चतम छोर माना जाता था। वैदिक युग की संस्कृत भाषा काफी उन्नत थी। उसका व्याकरण संबंधी ज्ञान ठाठ नितांत परिपूर्ण है। प्रत्येक क्रिया के अलंकार, वचन, पुरुष आदि सुनिश्चित हैं और कारक एवं विभक्तियों के रूप भी नियत हैं। उच्चारण के 7 प्रकार और वाक्य की 4 अवस्थाओं का भी उल्लेख मिलता है। शिक्षा का प्रधान लक्ष्य बौद्धिक विकास, आचरण की सभ्यता को विकसित करना था। इसमें आत्मनिरीक्षण की पद्धति पर विशेष जोर दिया जाता था। आत्मनिरीक्षण। बालकों की भांति बालिकाओं की शिक्षा दीक्षा की भी पूरी देखरेख की जाती थी। उन्हें गृहस्थ जीवन उपयोगी हर प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी जो उन्हें कुशल गृहिणी बनना सके। उन्हें इस प्रकार की अधिकांश शिक्षा घर पर ही दी जाती थी। उन्हें नृत्य ज्ञान की भी शिक्षा दी जाती थी। ऋग्वेद में नृत्य, कुशल तथा सभा में एकत्र होकर संवेद स्वर में ऋक गान करती हुई स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। वैदिक युग की विदुषी स्त्रियों की भी जानकारी मिलती है, जिनमें घोषा, अपोला, शुचि, मैत्रेयी,
काक्षावची आदि प्रमुख महिलाएं थी। लेखन कला, हम बात करते हैं लेखन कला की। ऋग्वैदिक आर्य लेखन कला से परिचित थे अथवा नहीं, यह प्रश्न बड़ा विवादास्पद है। मैक्स मुलर का मत है कि 4वीं सदी ईसा पूर्व के पहले भारतीयों को लेखन का ज्ञान नहीं था। वूलर नामक विद्वान का मत है कि भारतीय वर्णमाला प्रारंभिक फोनीशियन वर्णमाला से विकसित हुई होगी। फोनीशियन लोगों ने ईसा पूर्व 9वीं शताब्दी में वर्णमाला का विकास किया था, अर्थात इस समय से पूर्व भारतीय लेखन कला से अपरिचित थे। उपयुक्त मतों में अधिक वजन प्रतीत नहीं होता। जैसे मैकडॉनल्ड तथा विंटरनेस आदि विद्वानों का मानना है कि ऋग्वेद के प्रथम मंत्र की रचना से लेकर आखिरी मंत्र की रचना के मध्य सैकड़ों वर्ष का समय लगा होगा, तब हमें यह मानना पड़ेगा कि ऋग्वेद जैसे विशाल ग्रंथ को केवल मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखा गया होगा। यह स्मरण शक्ति का अद्वितीय चमत्कार माना जाएगा, परंतु जिस पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। अतः यह मानना उपयुक्त होगा कि आर्यों को लेखन कला का ज्ञान यानी लिखने की कला का ज्ञान था। अतः आर्यों को लेखन कला का ज्ञान, भंडारकर महोदय इस बारे में लिखते हैं कि आर्यों को ऋग्वैदिक का समय से ही लेखन कला का ज्ञान था और उन्हें ब्राह्मी लिपि प्रागैतिहासिक काल के मिट्टी के बर्तनों पर प्राप्त वर्णों तथा चिन्हों से विकसित हुई प्रतीत होती है। आरसी मजूमदार का कहना है कि जब तक निश्चित साक्ष्य प्राप्त नहीं आ जाते तब तक यह कहना संभव नहीं है कि ऋग्वैदिक आर्यों को लेखन कला का ज्ञान था, लेकिन उत्तर वैदिक काल के आर्यों को लेखन कला से सुपरिचित थे। वेशभूषा की बात करते हैं। वैदिक कालीन आर्यों की वेशभूषा साधारण परंतु सुंदर थी। वे मुख्यतः 3 वस्त्र धारण करते थे। कमर के नीचे धोती जिसे नीवी कहा जाता था, शरीर पर सोल की भांति ओढ़ा जाने वाला वस्त्र जिसे वास कहा जाता था और ऊपर से धारण किया जाने वाला वस्त्र जिसे अधिवास अथवा द्वापी कहा जाता था। अधिवास अथवा उत्तरीय जनेऊ की भांति धारण किया जाता था। वास को अंगरखा कुर्ता भी कहा जा सकता है। आर्यों में पगड़ी पहनने का भी शौक था। पगड़ी को वो लोग उसनीय कहते थे। आर्यों के वस्त्र सूत, ऊन तथा मृग चर्म के होते थे और वो लोग वस्त्रों को सीकर पहनते थे। शतपथ ब्राह्मण यज्ञ के समय धारण किए जाने वाले वस्त्र में रेशम के बने हुए तारप्य, अधोवस्त्र, बिना रंगे ऊन से बने वासस, उत्तरीय और उष्णीय का उल्लेख है। पुरुषों की भांति स्त्रियां भी कभी कभी पगड़ी धारण करती थी। वस्त्रों में जरी एवं कढ़ाई का काम होता था। आर्यों को रंगीन वस्त्रों का काफी शौक था। सांख्यायन आरण्यक केसरिया रंग के वस्त्र तथा शतपथ ब्राह्मण बिना रंग के वस्त्रों का उल्लेख करते हैं। आर्य स्त्री और पुरुष दोनों बाल रखते थे। पुरुष दाढ़ी भी रखते थे। स्त्रियां विविध प्रकार के केस संवारती थी, वेणी गूंथती थी और जूड़ा बांधती थी। स्त्रियों पुरुषों दोनों को आभूषण पहनने का शौक था। वे मुख्यतः हार, कंठ, नुपुर, गजरे, भुजबंद, केयूर, कंकण, अंगूठी आदि आभूषण पहनते थे। सिर पर कुंभ की नामक विशेष पर आभूषण धारण किया जाता। आभूषणों में कीमती पत्थरों को जड़ा जाता था। उत्तर वैदिक काल में चांदी के आभूषणों का प्रयोग बढ़ जाता है, जबकि ऋग्वैदिक काल में चांदी के आभूषण बहुत कम प्राप्त होते हैं। खान पान, आर्यों का भोजन सरल, सरस से स्फूर्तिदायक था। उनको भोजन में दूध, दही, मक्खन, घी, साग, सब्जी, फलों की प्रधानता थी। खाद्यान्नों में जौ, धान्य, मूंग, उड़द, गेहूं आदि का विशेष प्रयोग होता था। पत्थर की चक्की में पीसकर आटा बनाया जाता था और उसे दूध में मिलाकर पकाया और खाया जाता था। उसकी रोटी बनती थी या नहीं यह कहना कठिन है, क्योंकि वैदिक साहित्य में रोटी तवा के लिए शब्द नहीं है। वैदिक साहित्य में ओदन, शिरोदन, तिलोदन आदि शब्दों का उल्लेख बहुत बार हुआ है। इन सभी का अर्थ है दूध में किसी न किसी वस्तु को पकाकर खाने के लिए व्यंजन बनाने में इसका प्रयोग होता है। चावल, खीर, तिलोदन, तिल का, मूंग का आदि। आर्यों में मांसाहार का भी प्रचलन था। पर इसमें बैल, बकरी, बकरा, भेड़, कभी कभी घोड़े का मांस भी खाया जाता। शिकार मारे गए पशु पक्षियों का मांस भी खाया जाता था। आर्यों को मछली का मांस पसंद नहीं था, परंतु उत्तर वैदिक काल मछली का मांस भी खाया जाने लगा। इस तरह आर्यों का खान पान भी शुद्ध, सरल, पौष्टिक था। वैदिक आर्य सुरापान भी करते थे। मद्यपान जिसको कहते हैं, शराब का सेवन भी कह सकते हैं, मदिरा का सेवन। यह समझ अन्न से डलती और पर्याप्त नशीली होती थी। आर्य लोग उसके अवगुणों से भी परिचित रहे। सुरापान को लोगों का अपराध एवं नास्तिकता की ओर ले जाने वाली कहकर निंदा भी की गई है।
सूरा कहते हैं कि लोग सोमरस का भी पान करते। सोमरस का पान यज्ञों के अवसर पर किया जाता था। अभी तक इस बात की जान सोमरस किन वस्तुओं से तैयार, इसे दूध, खट्टा दूध या यव से मिलाकर पिया जाता था। ऋग्वेद का संपूर्ण नवा मंडल सोमरस की स्तुति में ही लिखा गया है। मनोरंजन। वैदिक साहित्य से पता आर्य मान लो प्रवृत्ति मार्गी थे। वे अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। जीवन को उल्लास के साथ बिताना उनका व्यसन था। वे लोग अपने आमोद प्रमोद के लिए विविध उत्सवों का आयोजन करते थे। इस प्रकार के उत्सवों में नृत्य, ज्ञान, वाद्य के प्रदर्शनों से अपने मनोरंजन किया करते थे। स्त्री और पुरुष समान रूप से भाग लेते थे। नृत्य के लिए वीणा और करताल का प्रयोग होता था। गान में विभिन्न प्रकार के मंत्र, गीतों, वाद्य संगीत, वीणा, दुदुम्बी, शंख, झांझ, मृदंग का प्रयोग किया जाता था। संगीत के अलावा घुड़दौड़, रथदौड़, मल्ल युद्ध भी मनोरंजन के साधन थे। नैतिकता। आर्यों ने मानव जीवन को उनके समग्र रूप में देखा और वे नियमितता तथा नैतिकता को जीवन में बड़ा महत्व देते थे। उनके आचार विचार, बड़े बूढ़ों गुरुजनों का आदर सम्मान करना, अपने छोटों के साथ स्नेह रखना, अतिथि सत्कार करना उत्तम समझा जाता था। चोरी, लूट पाट, व्यभिचार आदि अनैतिक कार्यों को पाप की दृष्टि से देखा जाता था। आर्यों के जीवन में समाज सेवा का भावना का विशेष महत्व था। कुल मिलाकर आर्यों के जीवन में नैतिक मूल्यों का अत्यधिक महत्व था। धन्यवाद।